सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों आप लोग कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप लोग सभी अच्छे तरीके से होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से करते होंगे। बच्चों, मैं इससे पहले कक्षा आपके 6 से मैं जामुन का पेड़ पढ़ाया था। मुझे आशा है कि आप सभी बच्चे उस पाठ का सभी प्रश्न और अभ्यास अच्छे तरीके से उसे अपनी कार्य पुस्तिका में लिख चुके होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से करते होंगे। तो आइए बच्चों, आज मैं आप लोगों को आपके कक्षा 6 से पाठ 7 पढ़ाने जा रहा हूँ, तारों की दुनिया में। तारों की दुनिया में बच्चों, तारों की दुनिया में लेखक हैं जयंत विष्णु नार्लिकर जी। तो बच्चों आइए हम इनके जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। लेखक का जीवन परिचय है बच्चों, भारतीय महानतम वैज्ञानिकों में से एक महान वैज्ञानिक खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ जयंत विष्णु नार्लिकर जी का जन्म महाराष्ट्र प्रांत के कोल्हापुर शहर में एक शिक्षित परिवार में 19 जुलाई सन 1938 को हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था बच्चों? तो 19 जुलाई सन 1938 को हुआ था। वे बचपन से ही बुद्धिमान थे। पढ़ाई में सबसे तेज होने के कारण वे बाकी छात्रों से परीक्षा में ज़्यादा अंक प्राप्त करते थे। उनके पिता विष्णु वासुदेव नार्लिकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में गणित के प्रधानाध्यापक थे तथा माँ संस्कृत की विदुषी थी। नार्लिकर की प्रारंभिक शिक्षा सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल CH वाराणसी में हुई। उन्होंने अपने जीवन के 19 साल बनारस में गुजारे, 15 साल कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, 18 साल मुंबई शहर में और 20 साल महाराष्ट्र के पुणे शहर में गुजारे हैं। वे अभी अपने परिवार के साथ पुणे शहर में रहते हैं। अपने जीवन के सफ़र में जयंत जी को अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया। इन पुरस्कारों में प्रमुख है स्मिथ पुरस्कार 1962 में, पद्म भूषण उन्हें मिला था 1965 में, एडम्स पुरस्कार उन्हें मिला था 1967 में, शांति स्वरूप पुरस्कार उन्हें मिला था 1979 में, इंदिरा गांधी पुरस्कार उन्हें मिला था बच्चों 1990 में और कलिंग पुरस्कार 1996 ईस्वी में उनको मिला था और पद्म विभूषण 2004 में मिला था और महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार उन्हें 2010 में प्राप्त हुआ था। बच्चों, जयंत विष्णु नार्लिकर जी न केवल विज्ञान में किए कार्य के लिए जाने जाते हैं पर वे विज्ञान को लोकप्रिय बनाने में भी पहचाने जाते हैं। उन्हें अक्सर दूरदर्शन या रेडियो पर विज्ञान के लोकप्रिय भाषण देते हुए या फिर विज्ञान पर सवालों के जवाब देते हुए देखा एवं सुना जा सकता है। बच्चों, पाठ 7 तारों की दुनिया में लेखक हैं जयंत विष्णु नार्लिकर जी। बच्चों, तारों की दुनिया में नामक लेख खगोल विज्ञान से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराता है। आकाश के तारों के बारे में आवश्यक ज्ञान अत्यंत सरल, सुबोध एवं रोचक भाषा में प्रस्तुत किया गया है। इस पाठ में लेखक ने एक ओर तो सूर्य से भी अधिक प्रकाशवान होने पर भी दिन में तारों को न दिखने के पीछे वैज्ञानिक कारणों एवं तारों और ग्रहों के अंतर तथा ग्रहों से संबंधित अंधविश्वासों और भ्रामक धारणाओं पर प्रकाश डाला है। तो दूसरी ओर ध्रुव तारे की अटलता के संबंध में पौराणिक कथा का विज्ञान समस्त स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया है। निश्चय ही प्रस्तुत पाठ खगोल विज्ञान के संबंध में हमारे ज्ञान को सार्थक दिशा प्रदान करेगा। बच्चों, आप लोग इस पाठ को अच्छे तरीके से 2-3 बार पढ़ लीजिएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं केवल इसका सारांश में बतला देता हूँ। तो आइए बच्चों, अब हम सारांश की ओर चलते हैं। बच्चों, तारों की दुनिया में लेखक हैं जयंत विष्णु नार्लिकर जी। बच्चों, पाठ का सारांश है, यूँ तो यह पाठ खगोल विज्ञान से संबंधित है। इसमें तारों के विषय में आवश्यक जानकारी दी गई है। तारे अंतरिक्ष में मौजूद रहते हैं। तारे भी प्रकाशवान होते हैं। तारे बहुत दूर हैं, अतः उनका प्रकाश मंद प्रतीत होता है, यानी धीमा प्रतीत होता है। ध्रुव तारा स्थिर नजर आता है। उसके साथ
राजा उत्तानपाद की दो रानियां थी, सुनीत और सुरुचि। राजा को सुरुचि अधिक प्रिय थी। एक दिन सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपने पिता की गोद में बैठे देखकर सुनीत के पुत्र ध्रुव ने भी वहां बैठना चाहा, परंतु सुरुचि ने उसे वहां से जबरदस्ती हटा दिया। इस घटना से क्षुब्ध होकर बालक ध्रुव ने भगवान शंकर की कड़ी तपस्या की। आखिर भगवान प्रसन्न होकर बोले, बेटा वर मांगो। तो ध्रुव ने ऐसे ही स्थान की मांग की जहां से उसे हटाया न जा सके। वही ध्रुव आकाश में आज भी अटल मालूम पड़ता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी एक लट्टू की तरह अपनी धुरी के चारों ओर घूमती है। कुछ इने गिने अपवादों यानी सामान्य नियम से हटकर को छोड़कर तारे स्थिर रहते हैं। इन अपवादों को ग्रह कहते हैं। इन्हें प्लेनेट भी कहते हैं। अब ग्रहों और तारों का अंतर स्पष्ट हो चुका है। ग्रह तारों की अपेक्षा हमारे काफ़ी निकट है। तारों की दूरियों को नापने के लिए 1838 में बेसल नामक एक जर्मन ने परलैक्स विधि को सफलतापूर्वक अपनाया। इस विधि से आसपास के लगभग 700 तारों की दूरियां हम नाप सकते हैं, किंतु आकाश में हम जिन तारों को अपनी आँखों से देख पाते हैं उनमें से अधिकांश तारों की दूरियां इतनी अधिक है कि उन्हें नापने के लिए परलैक्स प्रणाली भी कामयाब नहीं होती। आज ऐसी स्थिति है कि जिस तारे को हम देख सकते हैं उसकी दूरी परलैक्स विधि से नाप नहीं सकते, और जिसकी दूरी हम नाप सकते हैं उसे देख नहीं सकते। आइए बच्चों, अब हम प्रश्न और अभ्यास की ओर चलते हैं। बच्चों, तारों की दुनिया में लेखक हैं जयंत विष्णु नार्लिकर जी। बच्चों, इनका जन्म 19 जुलाई 1938 कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुआ था। कर्म क्षेत्र था इनका बच्चों भौतिकी विज्ञान। तो आइए बच्चों, अब हम मौखिक प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पहला प्रश्न है, यह पाठ किस विज्ञान से संबंधित है? उत्तर है, यह पाठ खगोल विज्ञान से संबंधित है। प्रश्न संख्या 2 है, क्या तारे आकाश पटल पर कहीं से आते हैं? उत्तर है, यूं तो तारे कहीं से एकाएक नहीं आते, वरन वे अंतरिक्ष में मौजूद रहते हैं। प्रश्न संख्या 3 है बच्चों, सूर्य क्यों इतना तेजस्वी लगता है? उत्तर है, सूर्य हमारे बहुत निकट होने के कारण तेजस्वी लगता है। प्रश्न संख्या 4 है, तारों की दूरियां किस विधि से नापी जाती है? उत्तर है, तारों की दूरियां परलैक्स यानी तारों की दूरी नापने की एक विधि से नापी जाती है। लिखित प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसे हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न संख्या 1 है बच्चों, तारे दिन में क्यों नहीं दिखाई देते? उत्तर है, तारे दिन में इसलिए दिखाई नहीं देते क्योंकि तब सूर्य का तेज प्रकाश चमकता रहता है। उसके सामने तारों का प्रकाश मंद यानी धीमा पड़ जाता है। प्रश्न संख्या 2 है बच्चों, प्राचीन काल में तारों का अध्ययन करने वालों ने क्या देखा? उत्तर है, प्राचीन काल में तारों का अध्ययन करने वालों ने देखा कि अधिकांश तारे सूर्य की तरह पूरब से उदय होकर पश्चिम दिशा में अस्त होते हैं। बच्चों, प्रश्न संख्या 3 है, ध्रुव तारे के साथ क्या पौराणिक कथा जुड़ी हुई है? उत्तर है, ध्रुव तारे के साथ यह पौराणिक कथा जुड़ी है कि राजा उत्तानपाद की 2 रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। एक दिन सुनीति का पुत्र ध्रुव राजा की गोद में जा बैठा तो सुरुचि ने उसे वहां से जबरदस्ती हटा दिया। ध्रुव बालक ने शंकर की तपस्या की और अपने लिए ऐसे स्थान की मांग की
जहाँ से उसे कोई हटा न सके। वहीं ध्रुव आकाश में स्थिर तारा बन गया। प्रश्न संख्या 4 है बच्चों, 2000 साल पहले यूनानी निरीक्षकों की क्या धारणा थी? उत्तर है 2000 साल पहले यूनानी निरीक्षकों की यह धारणा थी कि पृथ्वी के चारों ओर ब्रह्मांड एक गेंद के रूप में फैला हुआ है और यह गेंद एक धुरी पर घूमती है। तारे इस गेंद पर चिपके प्रकाश स्रोत हैं जो गेंद के साथ घूमते हैं। प्रश्न संख्या 5 है बच्चों, आर्यभट्ट ने क्या दलील दी? उत्तर है, यूँ तो आर्यभट्ट ने यह दलील यानी तर्क दी कि जिस प्रकार नदी के तट पर स्थित स्थिर वस्तुओं जैसे पेड़, मकान आदि को नाव में बैठा व्यक्ति उल्टी दिशा में जाते देखता है, उसी प्रकार स्थिर तारे पृथ्वी से देखने पर पश्चिम दिशा में जाते दिखाई देते हैं। प्रश्न संख्या 6 है बच्चों, आज हम पृथ्वी के बारे में क्या जानते हैं? उत्तर है, आज हम पृथ्वी के बारे में यह जानते हैं कि पृथ्वी एक लट्टू की तरह अपनी धुरी के चारों ओर घूमती है और यह धुरी उत्तर दिशा में ध्रुव तारे की ओर है। प्रश्न संख्या 7 है बच्चों, यूनानी निरीक्षकों ने ग्रहों को क्या कहा और क्यों? उत्तर है, यूनानी निरीक्षकों ने ग्रहों को प्लेनेट यानी घुमक्कड़ कहा क्योंकि उन्हें इनकी गति में अनियमितता दिखाई दी। प्रश्न संख्या 8 है बच्चों, फलित ज्योतिष को किस धारणा ने बढ़ावा दिया? उत्तर है, फलित ज्योतिष यानी ग्रह नक्षत्रों के आधार पर शुभ अशुभ फल बताने वाला शास्त्र को कहते हैं, को इस धारणा ने बढ़ावा दिया कि ग्रहों में कुछ विशेष शक्ति होती है जिसके बल पर वे इधर उधर भटकते रहते हैं। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। बच्चों, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मैं गद्यांश पढ़ रहा हूँ। आज हम जानते हैं कि पृथ्वी एक लट्टू की तरह अपनी धुरी के चारों ओर घूमती है और यह धुरी उत्तर दिशा में ध्रुव तारे की ओर है। हाँ, इस लट्टू के उदाहरण में एक और तथ्य भी छिपा है। जब तुम एक लट्टू को घुमाते हो तो क्या उसकी धुरी स्थिर रहती है? नहीं, वह भी धीरे धीरे शंकु बनाते हुए घुमा करती है। इस तरह पृथ्वी की धुरी भी अंतरिक्ष में स्थिर नहीं है। तो बच्चों, ये हो गया गद्यांश। अब हम इसी में से प्रश्न का उत्तर देखेंगे। पहला है बच्चों क, आज हम क्या जानते हैं? तो बच्चों, आज हम जानते हैं कि पृथ्वी एक लट्टू की तरह अपनी धुरी के चारों ओर घूमती है और यह धुरी उत्तर दिशा में तारे की ओर है, यानी यह धुरी उत्तर दिशा में ध्रुव तारे की ओर है। ख है, लट्टू के उदाहरण से क्या प्रश्न उठता है? उत्तर होगा, लट्टू के उदाहरण से यह प्रश्न उठता है कि जब लट्टू घुमाया जाता है तब क्या उसकी धुरी स्थिर रहती है? ग है, पृथ्वी किस प्रकार घुमा करती है? उत्तर है, पृथ्वी धीरे धीरे शंकु बनाते हुए घुमा करती है। घ है, पृथ्वी की धुरी अंतरिक्ष में कैसी नहीं है? पृथ्वी की धुरी अंतरिक्ष में स्थिर नहीं है। बहुविकल्पी प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चुनकर उसके सामने ठीक का चिन्ह लगाइए। पहला है, चंद्रमा के प्रकाश में भी कई तारे। चंद्रमा के प्रकाश में भी कई तारे। क, चमक जाते हैं। ख, लुप्त हो जाते हैं। ग, दिखाई देने लगते हैं। घ, उभर आते हैं। तो चंद्रमा के प्रकाश में भी कई तारे क्या हो जाते हैं? तो लुप्त हो जाते हैं। दूसरा है, क्या सूर्य भी एक तारा है? क है हाँ, ख नहीं, ग पता नहीं, घ कुछ कुछ। तो क्या सूर्य भी एक तारा है? तो हाँ, सूर्य भी एक तारा है।
तीसरा है राजा उत्तानपाद के कितनी रानियां थी। राजा उत्तानपाद के कितनी रानियां थी। क 1, ख 2, ग 3, घ 4। राजा उत्तानपाद के कितनी रानियां थी, तो बच्चों 2 रानियां थी। 4 है बच्चों प्लेनेट किसे कहते हैं। प्लेनेट किसे कहते हैं। क है ग्रह को, ख है तारों को, ग है चंद्र को, घ है सूर्य को। तो बच्चों प्लेनेट किसे कहते हैं, तो बच्चों ग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेनेट कहते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है उत्तरी गोलार्ध में डैश तारा स्थिर नजर आएगा। तो उत्तरी गोलार्ध में डैश तारा स्थिर नजर आएगा। तो बच्चों उत्तरी गोलार्ध में कौन सा तारा आएगा, तो ध्रुव तारा। ध्रुव तारा स्थिर नजर आएगा। दूसरा है हमें खुले आकाश में, किस आकाश में, तो हमें खुले आकाश में डैश के बाद तारे दिखाई देते हैं। तो बच्चों हमें खुले आकाश में सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त के बाद तारे दिखाई देने लगते हैं। तीसरा है डैश मनमाने ढंग से न भटक कर नियमित कक्षाओं में घूमते हैं। तो ग्रह जो होते हैं, ग्रह वे मनमाने ढंग से न भटक कर नियमित कक्षाओं में घूमते हैं। चौथा है हम लगभग डैश तारों की दूरियां नाप सकते हैं। तो हम लगभग 700 यानी 700 हम लगभग 700 तारों की दूरियां नाप सकते हैं। भाषा अध्ययन बच्चों 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। क है चंद्रमा। तो बच्चों चंद्रमा का पर्यायवाची होगा सोम और शशि। ख है बच्चों सूर्य। सूर्य का होगा भास्कर, रवि। ग है पृथ्वी, भूमि, धरती। दूसरा है बच्चों प्राकृतिक। प्राकृतिक शब्द प्राकृतिक प्लस इक को मिलाकर बना है। इसमें प्राकृतिक मूल शब्द है और इक प्रत्यय है। इक प्रत्यय के योग से 4 अन्य शब्द बनाइए। तो बच्चों मैं यहाँ बना रहा हूँ धर्म प्लस इक यानी धार्मिक, भूगोल प्लस इक भौगोलिक, नीति प्लस इक नैतिक, धर्म प्लस इक धार्मिक। यहाँ पर दे रहा है बच्चों इत प्रत्यय वाले 2 शब्द पाठ से छांट कर लिखिए। मैं यहाँ लिख दिया हूँ नियम प्लस इत नियमित, प्रकाश प्लस इत प्रकाशित। बच्चों यहाँ चौथा है, यहाँ है तीसरा वाक्य बनाओ। तो बच्चों इसे आप अपनी कोशिशों से बनाइएगा, खुद कोशिश करके। चौथा है क्रियापदों के नीचे रेखा खींचो। क ध्रुव को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इसमें कौन सी क्रियापद है, तो प्राप्त है। ख है तारा सरकता नजर आता है। तो नजर आता है एक क्रियापद है। ग है बच्चों उसे हटाया नहीं जा सकता। तो उसे हटाया नहीं जा सकता, जा सकता क्रिया है। घ है ध्रुव तारा अटल प्रतीत होता है। तो ध्रुव तारा अटल प्रतीत होता है, ये क्या है, क्रियापद है। इस तरह से बच्चों आप लोग इस पाठ को 2-3 बार अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। और इस पाठ में आप लोगों को शब्द भंडार दिया हुआ है। शब्द भंडार, आप इस शब्द भंडार को अच्छे तरीके से अपनी कार्य पुस्तिका पर लिख लीजिएगा और सारे प्रश्न और अभ्यास को अपनी कार्य पुस्तिका में लिख करके अच्छे तरीके से और उसे याद करते रहिएगा। अगले पाठ में मैं आप लोगों को पाठ 8 जीप पर सवार इलियाँ पढ़ाऊँगा, जो शरद जोशी द्वारा लिखित हास्य व्यंग रचना है। तो इस तरह से ये पाठ आप लोग का बच्चों तारों की दुनिया में समाप्त हुआ। मैं संजय सर, थैंक यू बच्चों।